एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब आप सभी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी आती है तो उसमें देखने को मिलता है कि जब वैकेंसीज अनाउंस होती हैं तब बोला जाता है कि आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। एक सब्जेक्ट में 600 से ज्यादा वैकेंसी, दूसरे सब्जेक्ट में 300, 350, 200, 250 इतनी वैकेंसीज आपके लिए आती हैं। बट जब एक्चुअल में हमें रिजल्ट देखने को मिलता है तो ये पाया जाता है कि लगभग 25 से 30% ही बच्चे हैं जो उन नंबर ऑफ वैकेंसीज में सिलेक्ट हो पाते हैं। तो क्या यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट आपके लिए निकाली जाती हैं, भर्तियां आपके लिए आती हैं, जहां पे आप हमेशा देखते हैं 2000 से ज्यादा वैकेंसी, 20,000 से ज्यादा वैकेंसी, 50,000 से ज्यादा वैकेंसी, ये हाइप जो है वो क्रिएट की जाती है, या एक्चुअल में क्या तरीका होता है कि जिस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। अभी एचपीएससी एग्जामिनेशन जो है वो हमारा रिसेंटली हुआ और आरपीएससी एग्जामिनेशन अभी हमारे होने तय है, और अभी जो है धीरे धीरे 1 बाय 1 एग्जामिनेशन हो रहे हैं। और जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो बहुत हटके और बहुत अलग तरीके से आपके लिए पेपर डिजाइन किया जाता है, जिसमें बहुत अच्छा कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। क्योंकि ऑफ कोर्स यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन हो रहा है, आपको जो है सरकारी नौकरी इस एग्जाम से मिलने वाली है, तो वो टॉप लेयर जो है स्टूडेंट्स की, उनको ही यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। अब मैं यहाँ पे ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली एचपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ, डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश का, और उसका रिजल्ट आया। एंड साथ ही साथ अभी हमारा कॉमर्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होना शेड्यूल्ड है 21 दिसंबर को। तो ये एक अलर्ट वीडियो है आप सभी के लिए, अगर आप सभी एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एचपीएससी डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट जो है वो अभी अनुमानित हमने लगाया कि अभी जो मार्क्स आए थे उसके अकॉर्डिंग कि कितनी कट ऑफ रहेगी, आई होप आपने देख लिया होगा। रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ है ना, बहुत जल्द आज या कल में ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, जिससे आप जो है फिर अच्छे से स्क्रीनिंग की तैयारी कर पाएंगे। ऑल्दो काफी लेट हो चुका है, अभी तक आ जाना चाहिए था, बट स्टिल चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अभी एचपीएससी ने इंग्लिश में जो वैकेंसीज निकाली थी वो 613 थी, और उन 613 वैकेंसी के लिए बोला गया था कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें इसके 4 गुना बच्चे लिए जाएंगे, और लगभग इसका 4 गुना जो है वो बनता है 2450 के करीब। पर क्या 2450 के करीब बच्चे लिए गए? आंसर इज नो। बच्चे जो हैं वो 1900 कुछ थे, यानी कि 2000 के करीब थे, जो मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है, 2000 के करीब बच्चे थे। और उनमें से जो सिलेक्शन हुआ है इंग्लिश में, किनका डिस्क्रिप्टिव पेपर में सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, वो केवल 151 बच्चे हैं। तो आपके पास जो सीट्स थी वो 600 थी, बट आपने सिर्फ और सिर्फ 151 बच्चों का सिलेक्शन किया। और बताया गया कि हुआ क्यों है ऐसा, बच्चों ने आंसर राइटिंग में सही से आंसर प्रेजेंट नहीं किए, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो भी वो अचीव नहीं कर पाए। 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, एंड यहाँ पे आपको 52.5 मार्क्स जो है वो लेने अनिवार्य होते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो उतने मार्क्स भी नहीं ले पाए, और सिर्फ 2000 में से लगभग 151 बच्चों ने ही सिलेक्शन लिया है। अब पेपर 2 कॉमर्स अगर हमारा है, तो कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे सीट्स ही हमारी 153 है, और अगर आप भी यहाँ पे देखें कि 4 गुना बच्चों का सिलेक्शन होगा तो यहाँ पे लगभग 600 के करीब सिलेक्शन होना चाहिए, और जिस हिसाब से यहाँ पे कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पे भी चांसेस हैं कि थोड़े कम बच्चों का सिलेक्शन हो। एंड यहाँ पे जो कम बच्चे अगर सिलेक्ट होंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मान लो कि 3 गुना बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो मान के चलिए 650 और 450 या 500 के करीब बच्चा जो है वो सिलेक्ट होता है, और उन 500 में से 153 बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं मैक्सिमम। और यहाँ पे अगर आंसर्स आपके नहीं सही हुए, जो पेपर का पैटर्न है वो एज पर रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, तो आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि आप सिलेक्शन ले पाए। तो यहाँ पे आपको कितना आपने अच्छे से पेपर लिखा और कितनी सीट्स हैं उस अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि सारी सीट्स भर जाएंगी, क्योंकि एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट होता है, कॉमर्स के आप स्टूडेंट हैं समझते होंगे, रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में जो नीड है उसकी बात की जाती है, सिलेक्शन में जो आपके एक्चुअल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा बच्चों को हम लेके चलेंगे जो हमारे नीड्स को पूरा करेंगे। यहाँ पे सीट्स फिल करना ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, मैक्सिमम कितनी सीट्स फिल हो सकती हैं वो आपको बताया जाता है, बट अगर बच्चे उस अकॉर्डिंग पेपर नहीं लिख रहे हैं जैसा रिक्वायर्ड है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो
तो आप ये मत मान के चलिएगा कि 153 बच्चे हैं तो हम तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, नहीं, आप यहाँ पे 100% सिलेक्ट हो गए ऐसा नहीं है। देखा जाएगा आपने लिखा किस तरीके का है, आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसा है। आपके स्क्रीनिंग में 60 मार्क्स आए हैं, 65 मार्क्स आए हैं, वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए था, इसके मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में नहीं जुड़ेंगे। और फाइनल सिलेक्शन में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर प्लस इंटरव्यू के मार्क्स ही काउंट आपके होने वाले हैं। 87.5% डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 12.5% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा, फिर जाके आपका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप अपने आंसर राइटिंग पे ध्यान लगाएं एंड बढ़िया तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करें। अब बात जब आती है आंसर राइटिंग की, तो यहाँ पे आपको एक बेसिक चीज, एक बेसिक फॉर्मेट ध्यान में रखना है। वो क्या है, जब भी कोई टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, अब आप ये ध्यान रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं। कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जाएगा उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या है आज के सिनेरियो में, और क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आपका जो माइंड है वो एक रिसर्चर की तरह या कुछ नया फाइंड करना, या जो चीजें हो रही हैं उससे कैसे यूज किया जा सकता है आज के सिनेरियो में, वो एप्लीकेशन बेस्ड जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अपने आंसर को लिखते हुए। तो जो चीज आपने पढ़ी है, जो आपका बेस है, कोर है, कंटेंट है, उसकी एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक पूछे जाएंगे। एंड जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इंट्रोडक्शन देते हुए थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए। जो आप अपनी बीकॉम एमकॉम में आंसर लिख के आते थे वो यहाँ पे ज्यादा फायदा आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो तो हर कोई लिख देगा। आपने बताना है एग्जामिनर को कि किस तरीके से आप जो है, अगर वो एग्जामिनर कॉमर्स का भी नहीं है तो भी उसको समझा सको, इतना आपको ध्यान रखना है अपने आंसर लिखते हुए। एंड मेक श्योर कि आपको जितने पेपर्स में शीट मिलती है उन नंबर ऑफ शीट्स का आप एप्रोप्रिएट यूज करो। बहुत ज्यादा डायग्राम फ्लो चार्ट बना बना के उसको फिल मत कर दो, आप बेटर लिखो, पॉइंट्स को कम एक्सप्लेन करो, बट पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो और जो वहां पे हर एक जर्नल पॉइंट हर किसी में नहीं लिखना है, हर आंसर में क्रक्स पॉइंट जो आपने लिखना है, जो उसको पॉइंट को अलग बना रहा है, हाईलाइट कर रहा है उसकी इंपॉर्टेंस, वो आपने लिखनी है। साथ ही साथ कोशिश करिए कोई भी पर्टिकुलर चीज का कोई टॉपिक पूछा गया है तो उससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन है वो आप जरूर लिखें। तो आपके पास यहाँ पे सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं है, बट मेक श्योर 3 से 4-5 यूनिट आपकी ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप मेजॉरिटी ऑफ डेफिनेशन जो है वो लर्न कर सको और कम डेफिनेशन वहां पे हो। देन उसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स है उसके लिए आपको शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल को एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ जो है आपको ग्राफ भी बनाना है। जितना ज्यादा आप ग्राफिकली चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे उतना आपके लिए चीजें आसान यहाँ पे होने वाली हैं। तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। एंड जब आप कंटेंट लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन स्टार्टिंग का पॉइंट है, बेसिक चीजें बताओ, फिर ऐसे अगर कोई रिक्वायर्ड है, डिमांड है वो लिखो, कोई चीज की अजम्पशन आपको रिक्वायर्ड है कि आपको जो है बतानी चाहिए, कोई प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है वो आपने लिखनी है, कोई पर्टिकुलर चीज में टाइप्स वगैरह है ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप बताएंगे ही, बट मेजॉरिटी उसको एक्सप्लेन करते हुए चीजें बतानी है, तो टाइप्स वगैरह पे आप फोकस करेंगे। एंड फिर उसके बाद लास्ट में जो है थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कोई ऐसी चीज जहां पे आपसे पूछा जाए कि क्या चीज सही रहेगी, तो उसमें कंपैरिजन बेसिस आपको देने हैं 2-4। देन लास्ट में जो है कंक्लूड करना है, और कंक्लूजन देते हुए जो है हर चीज को संक्षेप में आपने लिख देना है। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी अच्छे मार्क्स दिलाने में। एंड एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो भी चीजें आपसे करंट से रिलेटेड पूछी जाएंगी, तो जितना डेटा आप बता सकते हो, जितने फैक्ट्स आप दे सकते हो, उतना ज्यादा आपके पेपर को वो चीज हाईलाइट करेगी और उतने ही ज्यादा आपको मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे लॉ की अगर बात करें, सेक्शंस लिखना, केस लॉ लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टैक्सेशन की बात करें, सेक्शंस और मेजर प्रोविजंस जो हैं वो आपको ध्यान से लिखने हैं। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं BM HRM की, हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की, तो थ्योरीज का पता होना, कौन सी थ्योरी किसने दी है, क्या बेसिस है, क्या उनकी असम्पशंस है, किस बेस पे वो थ्योरी बनाई गई है, वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स में असम्पशंस इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फाइनेंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो कोर कॉन्सेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल चीजों पे आपकी कमांड होनी चाहिए, जिसके तहत आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी डाल सको एंड न्यूमेरिकल के थ्रू चीजें समझा सको कि हम जब थ्योरी पढ़ते हैं ऐसा होता है, क्यों हो रहा है, वो चीज भी आप समझा सको। जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझाते हुए बताती हूँ कि इसका ये देखो ये इंपैक्ट है, तो वही सेम चीज आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में करनी होगी, वो आपको एडिशनल बेनिफिट देने वाली है। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजों का ध्यान रखें। और अगर आप जितना पेपर को अपना यूनिक वे में प्रेजेंट करेंगे, नॉट जस्ट कि आप
गुब्बारे बना के उसमें दिखा रहे हो एडवांटेजेस, या आप क्लाउड्स बना के दिखा रहे हो, वो बच्चों वाली चीजें हैं। अब आपको मेन फोकस करना है डेटा पे, फैक्ट्स पे, कुछ ऐसी चीजें जो हाईलाइट कर रही हूं आपके पेपर को, उन पे, जैसा मैंने अभी बताया, उन चीजों पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और अच्छे रिजल्ट आएंगे। और ये मत सोच के चलना 153 सीट्स है तो हो ही जाएगा हमारा, तो नहीं, आपका सिलेक्शन जो है वो कम भी हो सकता है, ये हम देख चुके हैं। और अभी कोर्ट में जो है ये केस चल रहा है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स ने जो है बिल्कुल केस फाइल किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और क्या रहता है, बट अपना जो है फोकस करो, 21 तारीख को आपका पेपर है, जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको अच्छे से अपने पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव वे में लिख के आने हैं, है ना। तो अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करिए और मेक श्योर कि आप जो है एआई टूल्स का यूज करो उनको अपने क्वेश्चंस को बेटर बनाने में, ना कि एज इट इज उनसे आंसर कॉपी करके लर्न करने की आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत वास्ट सिलेबस है। आप फोकस करिए कोर चीजों पे, जो आपको पता है इस पर्टिकुलर यूनिट से ये चीज तो आ ही सकती है। हर यूनिट से एक क्वेश्चन आपने डेफिनेटली वो पिक करना है, 3 से 4 क्वेश्चन पिक करने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि इनमें से तो चारों में से एक क्वेश्चन बन ही जाएगा। इससे आप नंबर ऑफ टॉपिक्स भी कम करोगे तो भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। कोर क्रक्स को आपने पकड़ के चलना है। जैसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए भी रहने वाले हैं। आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा। एंड आप सभी में से अगर कोई यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, आपका नेट तो क्लियर हो ही गया होगा, अगर आपका मन है जेआरएफ क्लियर करने का, तो आप सभी जो है जुड़ सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जून 26 के लिए आपके लिए जो है कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कंप्लीट कॉमर्स की तैयारी आपको करवाई जाएगी। सिल्वर एंड गोल्ड 2 तरीके के पैकेजेस हैं, तो आप लोग जेआरएफ की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा टीम के साथ। कॉमर्स की पूरी टीम आपके लिए जो है इस बार कोर्स लेके आने वाली है, जिसमें बहुत अमेजिंग तरीके से आपको सारी चीजें करवाई जाएंगी, पूरा पेपर 1 पेपर 2 पढ़ाया जाएगा। एंड आप डेफिनेटली अपना जेआरएफ क्रैक कर लोगे, इस बढ़िया तरीके से सारी चीजें आपके लिए बनाई गई हैं। और ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जिससे आप अपनी तैयारी को और ज्यादा कंसोलिडेट कर सकते हैं। कॉमर्स के साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपका मन हो। एंड ये नंबर दिए गए हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हो, कुछ भी आपका डाउट है पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, चैनल आपके सामने है, देखिए, कोई भी वीडियो खोल के देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, या आपको जो अदर टीचर्स हैं कॉमर्स के, वो आपको लगता है कि हाँ हम मिलके आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप जरूर सिलेक्शन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अमेजिंग तरीके से, बढ़िया तरीके से अपडेटेड टू द पॉइंट कंटेंट आपको मिलने वाला है। सी यू इन द क्लासेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे से अपनी तैयारी करें एंड बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी करवाई जा रही है, और जो भी आपको लगता है जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो जरूर उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइएगा, सो दैट वो कुछ अच्छा और नया सीख सके एंड अपना जो गोल है वो अचीव कर सके, अपनी कामयाबी की तरफ वो बढ़ सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।